Hello everyone, welcome to our channel. Please like, share and subscribe and feel free to comment. आज हम डी ब्रॉय वेवलेंथ पर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ द वेव एसोसिएटेड विथ। फर्स्ट पार्ट है ए 100 ग्राम बॉल मूविंग विथ स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड। तो डी ब्रॉय वेवलेंथ कैलकुलेट करने से पहले हमें यह पता करना होता है कि जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है यह रिलेटिविस्टिक केस है या फिर नॉन रिलेटिविस्टिक केस है। तो रिलेटिविस्टिक एंड नॉन रिलेटिविस्टिक केस पहचानने के लिए हमने पिछले वीडियो में बताया था, एक बार फिर से डिस्कस कर देते हैं। तो नॉन रिलेटिविस्टिक पहचानने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। या तो हमें स्पीड पता हो, या तो मोमेंटम पता हो। तो इस लाइट ऑफ स्पीड को मल्टीप्लाई करके हमें कंपेयर करेंगे m0c², ये है रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पार्टिकल का। या फिर पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी पता हो तो उसको भी कंपेयर करेंगे m0c² से। जब काइनेटिक एनर्जी बहुत छोटा हो m0c² से, यानी कि रेस्ट मास एनर्जी से पार्टिकल के, या फिर p/c मल्टीप्लाई करने के बाद ये बहुत छोटा हो m0c² से, तब नॉन रिलेटिविस्टिक केस होगा। या फिर स्पीड पार्टिकल का बहुत छोटा हो लाइट ऑफ स्पीड से। तो ये हमारे पास 3 मेथड हैं। जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके अनुसार हम कैलकुलेट करके और सी से या फिर m0c² से कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि रिलेटिविस्टिक होगा कि नॉन रिलेटिविस्टिक। रिलेटिविस्टिक केस में भी वैसे ही सेम है। सारा अगर v कंपरेबल c के होगा, p/c कंपरेबल m0c² के होगा, काइनेटिक एनर्जी कंपरेबल होगा m0c² के, तो रिलेटिविस्टिक केस हो जाएगा। तो जैसा क्वेश्चन दिया रहेगा उसके अनुसार इन तीनों में से कोई एक हम पता करके और m0c² या फिर c से कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि वो रिलेटिविस्टिक होगा कि नॉन रिलेटिविस्टिक। जैसे फर्स्ट पार्ट में दिया है पार्टिकल 100 ग्राम बॉल है, तो बॉल की स्पीड दिया है 100 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड तो लाइट की स्पीड से बहुत छोटा है, तो ये फर्स्ट पार्ट जो है वो तो नॉन रिलेटिविस्टिक हो गया। इसको हम लिख दे रहे हैं नॉन रिलेटिविस्टिक। सेकेंड पार्ट है ए प्रोटॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर प्रोटॉन का काइनेटिक एनर्जी दे दिया है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर प्रोटॉन का काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, तो प्रोटॉन का रेस्ट मास एनर्जी से कंपेयर करेंगे। तो प्रोटॉन का रेस्ट मास एनर्जी होता है 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये काइनेटिक एनर्जी इसके रेस्ट मास एनर्जी के कंपरेबल ही कहेंगे। जनरली जब काइनेटिक एनर्जी 100 टाइम्स छोटा हो या फिर p/c 100 टाइम्स छोटा हो रेस्ट मास एनर्जी से, तो हम उसको कंपरेबल ही कहेंगे। तो 10 का 100 टाइम्स क्या होगा, 1000 होगा। तो ये कंपरेबल ही है। तो जब कंपरेबल है तो ये रिलेटिविस्टिक केस हो गया। तो इसको हम लिख दे रहे हैं ये रिलेटिविस्टिक केस है। तो फर्स्ट पार्ट था नॉन रिलेटिविस्टिक। तो डी ब्रॉय वेवलेंथ कैलकुलेट करने में हम मोमेंटम का नॉन रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन यूज करेंगे, और सेकंड पार्ट में मोमेंटम का रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन। अब सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट। जैसे फर्स्ट पार्ट में मोमेंटम को हम m/v लिख देंगे, स्पीड दिया हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू रख देंगे, बॉल का मास रख देंगे और स्पीड बॉल का रख देंगे, तो हमें डी ब्रॉय वेवलेंथ पता चल जाएगा। तो ये हमारा आंसर पता चल गया। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। दूसरा पार्ट रिलेटिविस्टिक है, इसलिए यहाँ पर मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के टर्म में रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन यूज किए हैं। तो सारे कांस्टेंट का वैल्यू पुट कर दीजिए और आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें वैल्यू मिलता है 9 × 10⁻15 मीटर। यहाँ पर जब हम वैल्यू रखे हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 बार था, तो उसको स्क्वायर रूट से बाहर कर दिए हैं, तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाहर आएगा। तो मेगा को 10⁻6 लिखिए नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ये वैल्यू। तो जैसे आप चाहें वैसे सॉल्व करिए, आंसर सेम आएगा। तो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। थ्रू व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस शुड एन इलेक्ट्रॉन बी आइसोलेटेड सो दैट इट्स डी ब्रॉय वेवलेंथ इज 4 एंगस्ट्रॉम।
तो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल का डी ब्रॉय वेवलेंथ दिया हुआ है 4 एंगस्ट्रॉम और हमें पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। तो काइनेटिक एनर्जी होता है पोटेंशियल के टर्म में Q इंटू वी। अब यहाँ पर डी ब्रॉय वेवलेंथ होता है H/P, फिर P को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखेंगे और फिर काइनेटिक एनर्जी को Q इंटू वी यानी कि पोटेंशियल के टर्म में लिखकर हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब बात आती है मोमेंटम कौन सा एक्सप्रेशन यूज करेंगे, ये वाला या फिर ये वाला। ये है नॉन रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन और ये है रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन मोमेंटम का। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि ये रिलेटिविस्टिक केस है या फिर नॉन रिलेटिविस्टिक केस है। तो रिलेटिविस्टिक केस पहचानने के लिए हमारे पास 3 मेथड है, या तो स्पीड पता हो, या तो मोमेंटम पता हो, या फिर काइनेटिक एनर्जी पता हो। मोमेंटम पता हो तो P इंटू सी एक दूसरे में मल्टीप्लाई करके हम m0c² से कंपेयर कर लेंगे। अगर P इंटू सी कंपेरेबल हो रेस्ट मास एनर्जी के इलेक्ट्रॉन के, यहाँ पर क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है इसलिए रेस्ट मास एनर्जी इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करेंगे, इलेक्ट्रॉन के रेस्ट मास एनर्जी से। क्वेश्चन में हमें वेवलेंथ दिया हुआ है और एच प्लैंक कांस्टेंट पता ही है, तो यहाँ पर हम मोमेंटम पता कर सकते हैं। पहले मोमेंटम पता कर लेते हैं। तो मोमेंटम पता करने के बाद और सी का मल्टीप्लाई करने के बाद मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारा वैल्यू आता है 0.0031 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन के रेस्ट मास एनर्जी से कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि P इंटू सी का वैल्यू बहुत छोटा है m0c² से। तो m0c² का वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो जब P इंटू सी बहुत छोटा है m0c² से तो ये नॉन रिलेटिविस्टिक केस हो गया। तो अब यूज करेंगे तब मोमेंटम का हम नॉन रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन यूज काइनेटिक एनर्जी के टर्म में एक्सप्रेशन डी ब्रॉय वेवलेंथ हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के टर्म में H/√2km। के को लिखेंगे Q इंटू वी, क्यू है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका वैल्यू हमें याद भी किए थे, सारे कांस्टेंट को वैल्यू पुट करने के बाद हम इलेक्ट्रॉन के लिए याद किए थे, जो कि होता है वैल्यू 12.27/√v एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर v है पोटेंशियल, तो यहाँ से हम v डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। वेवलेंथ दिया हुआ है हमें जो कि 4 एंगस्ट्रॉम है। तो फिर यहाँ पर √v का वैल्यू हो जाएगा 12.27 डिवाइड बाई 4 और v का वैल्यू फिर उस टर्म का स्क्वायर कर देंगे जो कि वैल्यू आता है हमारा 9.38 वोल्ट। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो अब हमें डी ब्रॉय वेवलेंथ कैलकुलेट करना आ गया। थैंक यू।